गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। क्लियर। आज हम लोग नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये तीसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले लॉ में भी आपको बोला था कि लॉस की जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, मतलब इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। तो हमने पहले एग्जांपल करी थी और फिर बड़े आसान तरीके से हमने उसकी डेफिनेशन को समझा था। तो यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। डेफिनेशन में आपको पहले नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपको कोई एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और देन फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, आपने ऐसा तो सुना ही होगा ना कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। देखो, ऐसा होता है कि जब हमारे दो केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि वो दो या दो से ज़्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड्स बनाएं। क्या, जब भी हमारे दो केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि वो दो या दो से ज़्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो एलिमेंट आपके रिएक्ट करने के बाद दो या दो तरह से ज़्यादा कंपाउंड नेचर में बनाते हैं। क्लियर। तो एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है बड़ा आसान एग्जांपल है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। क्लियर। और यही रिएक्ट होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनता है जब कार्बन कंप्लीटली बर्न हो जाता है ना, जब कार्बन की कंप्लीट कंबशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब कार्बन की कंप्लीट कंबशन होती है, तब हमारे पास क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो तब हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब दो सेम तरह, मतलब दो एलिमेंट जो है कार्बन और ऑक्सीजन, वो जब रिएक्ट कर रहे हैं केमिकली तो वो एक से ज्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड भी बना सकते हैं। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरा आपको मेन मकसद ये बताने का यही है एग्जांपल से कि दो एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करते हैं, दो सेम एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाया। अब नेक्स्ट गौर करने वाली बात क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों केस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या रहे? सेम रहे। नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं, बेसिकली हमने मास के बारे में पढ़ना है। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ भी कार्बन का एक एटम है, यहाँ भी कार्बन का एक एटम है। क्लियर। मतलब यहाँ भी जो कार्बन का मास रिएक्ट कर रहा है वो कितना होगा? 12। और यहाँ भी जो कार्बन का मास रिएक्ट कर रहा है वो कितना होगा? 12। मतलब मास ऑफ द कार्बन एटम इज फिक्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों रिएक्शन में आप देखो कि मास यहाँ भी कार्बन का कितना रिएक्ट कर रहा है। अगर बाय मास हम लोग रिएक्शन को स्टडी करें यहाँ पे तो कार्बन कितने पार्ट्स बाय मास यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है? 12। कितना मास है कार्बन का? यहाँ 12। यहाँ भी कितना है? 12। मतलब दोनों रिएक्शन में कार्बन का मास क्या रह रहा है? फिक्स्ड रह रहा है। क्लियर। और जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम का 16 होता है। यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना मास होगा? 60, बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल इज व्हाट? 1 एटम, है ना। एक मॉलिक्यूल में अगर दो एटम है, एक मॉलिक्यूल में अगर दो एटम है तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 1 एटम होंगे। क्लियर। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक एटम। तो यहाँ मास कितना है ऑक्सीजन का? 6। क्लियर। एक दोनों एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट ऐसा है, फिर से सुनो, दो एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास क्या है? फिक्स्ड है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किसका हो रहा है? दूसरे एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16। अब जो एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है
मतलब जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है, अगर मैं उनके मासेस की रेशियो निकालता हूं तो कितनी निकलेगी? 2:1। क्या निकल रही है दोनों के मास की रेशियो? 2:1। अगर मैं इसको पहले ले लूं, इसको पहले ले लूं तो 1:2 भी 2:1 या 1:2 एक ही बात है। क्लियर? तो जिसका तो मास फिक्स है उसकी बात नहीं करनी है, लेकिन जिस एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, अगर उस एलिमेंट के मास की मैं रेशियो निकालता हूं तो वो रेशियो कितनी आ रही है? 2:1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक सिंपल रेशियो है। क्या? सिंपल रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। सिंपल रेशियो 1 to होल नंबर है, सिंपल होल नंबर है, तो ये जो रेशियो आई है वो क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो। थोड़ा सा आप समझोगे अभी इसको। चलो ये एग्जांपल नोट करो, इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। मेरा बताने का मेन मोटिव क्या है कि जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, उनमें से जो एक एलिमेंट होगा उनका मास क्या होगा? फिक्स होगा दोनों तरह की रिएक्शन में, और दूसरा एलिमेंट जो होगा उनका मास क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। अगर दोनों के मास को फिक्स कर देंगे तो फिर तो सेम ही केमिकल कंपाउंड बनेंगे ना। तो एक का मास फिक्स होगा और दूसरे का मास चेंज हो रहा होगा, और जो दूसरा जिसका मास क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, उनके जो मासेस का रेशियो है वो क्या आएगा? सिंपल आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम बहुत आसान चीज़ है, मज़ा आता है बहुत पढ़ने में, बहुत बेसिक है, तो लिमिटेशन भी इसमें काफ़ी रहती है। क्लियर? जैसे सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एटम यूज हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3/2 मॉलिक्यूल, 3/2 का मतलब 1.5 मॉलिक्यूल, मतलब 3 एटम। एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो 1.5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 एटम होंगे, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल ले लिए किसके? ऑक्सीजन के। क्लियर? तो सल्फर और ऑक्सीजन, अब हम किसकी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं? सल्फर और ऑक्सीजन की। क्लियर? तो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें दोनों रिएक्शन को, तो सल्फर का मास कितना होता है? 32। यहाँ भी एक एटम है तो 32 मास, इस रिएक्शन में भी एक एटम है तो 32 मास। मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट जिसका मास फिक्स है, क्या? यहाँ पे वो एलिमेंट जिसका मास फिक्स है वो कौन सा है? सल्फर। तो इसका मास क्या है? 32। और वो एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं है, जिसका मास चेंज हो रहा है, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने एटम है? 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32। यहाँ पे कितने एटम है? 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 1 का 16 है तो 3 का 48। दोनों का रेशियो निकालो, कितना निकलेगा? 16 के टेबल में जाएंगे तो 2:3। अगेन जो रेशियो आया है वो क्या आया है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर? अगेन एक रेशियो के जो आया है वो क्या आया है? सिंपल होल नंबर रेशियो। अब आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। 2 एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से समझी, दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका मास क्या है? फिक्स, और वो दूसरा एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि जब भी 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका मास क्या है? फिक्स, और जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स नहीं है, उन एलिमेंट के जब हम मासेस का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या आता है? सिंपल होल नंबर रेशियो। ध्यान से समझो कि जब भी 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो दोनों में से एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका सभी रिएक्शन में मास क्या रह रहा है? फिक्स, और वो एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं है, जब हम उसकी मासेस का रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो क्या आता है? सिंपल आता है। एंड दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही आपका क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो दोनों में से एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा, और वो एलिमेंट जो कंबाइन करेगा फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, क्या? वो एलिमेंट जो कंबाइन करेगा फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ,
उसके जो मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, देन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा, और दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, क्या, दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, उसकी जो मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इस लॉ की डेफिनेशन पे आते हैं। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या डेफिनेशन है कि व्हेन टू एलिमेंट्स combines to form two or more chemical compounds, then masses of one of the element which combines and masses of one of the element which combines with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। क्लियर? वही मैंने आपको बताया कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, देन masses of one of the element which combines with the fixed mass of element, मतलब उस एलिमेंट का मासेस जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combines with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another, मतलब वो एलिमेंट जो कंबाइन करेगा किसके साथ, फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, उन एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर? गॉट इट? दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अभी हमने जो दोनों एग्जांपल किए उसमें सिर्फ दो ही केमिकल कंपाउंड बनते हैं। अब हम ऐसे एग्जांपल करेंगे जो दो से भी ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके काफी तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर? तो ये है आपके पास क्या, 5 ऑक्साइड जो कौन बनाते हैं, नाइट्रोजन। तो दो एलिमेंट देखो, दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। क्लियर? अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के मास की बात करता हूँ तो 2 एटम है नाइट्रोजन के, एक का मास कितना होता है 14, 2 का 28, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का मास है वो कितना है 28। यहाँ पे एक ही एटम है तो 14, यहाँ पे 2 है 28, यहाँ पे 2 है 28, और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ भी क्या होगा 28। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही, तो इसका मास कितना है 16। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ भी एक, तो एक एटम का मास 16। यहाँ पे 3 है, एक का 16 होता तो 3 का 48। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 एटम है तो 64, और यहाँ पे 5 है तो कितना आ जाएगा 80।
हमने क्या बोला था कि दोनों में से एक एटम ऐसा होगा जिसका मास क्या होगा, फिक्स। दोनों में से एक एटम ऐसा होगा जिसका मास क्या होगा, फिक्स। तो यहाँ पे वो आपको दिख रहा है कि भाई बाकी सारे केसेस में तो सेम है 28, लेकिन यहाँ पे मास फिक्स नहीं है। तो पहले मेरा काम क्या होगा, मैं नाइट्रोजन के मास को क्या करूंगा, फिक्स। अगर तो फिक्स है फिर तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं है तो हम खुद से उस मास को फिक्स कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फिक्स कैसे कर सकते हैं, मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 2 के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 14, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करोगे 14, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 14। अब अगर इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि केमिकल कंपाउंड तो सेम है ना। तो अगर आप एक एलिमेंट के मास को चेंज कर रहे हो तो जितना उसको चेंज करोगे उतना ही दूसरे को करोगे, है ना। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये हमें क्या बताती है कि 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे फिर उसके हिसाब से मास क्या हो जाएगा 28। अगर मैं इसके मास को 28 से 14 कर रहा हूँ, मतलब 2 एटम की जगह मैं अगर 1 एटम ले रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन के मास को भी तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर। तो अगर मैं इसके मास को हाफ कर रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन के मास को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा फिर 8। यहाँ पे मैंने हाफ नहीं किया तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के मास को क्या करा है, हाफ करा है, तो यहाँ इसको भी हाफ करना पड़ेगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ भी हाफ करा है तो उसको भी करना पड़ेगा, ये 32 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ करा है तो उसको भी करना पड़ेगा, ये 40 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि मैं नाइट्रोजन के मास को खुद से फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोजन का मास फिक्स नहीं था। तो अब अगर मैं यहाँ पे 28 की जगह मास 14 ले रहा हूँ, अगर 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 14 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो इसलिए मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स करा तो मुझे इन मासेस को भी क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। अब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, वेरिएबल मास किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम किसके मासेस की रेशियो को चेक करते थे, जिनका मास क्या होता था, वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जितने भी ऑक्सीजन पांचों कंपाउंड में प्रेजेंट है उनकी मास का रेशियो क्या है, 8 × 16 = 24 = 32 = 40। कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, 8 के टेबल में जाएंगे सारे, 1:2 3:3 4:5। दिस इज द रेशियो। तो देखो एक एलिमेंट का मास जब हमने फिक्स करा, एक एलिमेंट का मास जब हमने फिक्स रखा तो वो एलिमेंट जिनका मास चेंज हो रहा था उनका रेशियो आपस में क्या आया, सिंपल आया। तो ये तो हमारा लॉ कहता है कि जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होता है और जो दूसरा मास होता है, दूसरा एलिमेंट होता है जो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, अगर हम उनका रेशियो निकालें मासेस का तो वो क्या होता है, सिंपल रेशियो। तो देखो यहाँ पे इसका मास मैंने फिक्स कर दिया और वो एलिमेंट जिसका मास क्या था, वेरी कर रहा था, जब उनके मास का मैंने रेशियो निकाला तो क्या निकला, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 3:4 तो दिस इज ऑल फॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अच्छे से वीडियो को देखना है, ध्यान से समझना है, जहाँ पे नहीं समझ आया उसको बार बार रिपीट करके देखना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन if you like the video then share and subscribe my channel. Thank you very much. Jai Hind.